नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कहते हैं ना कि कुदरत और ईश्वर जितना नकार और नकार नहीं सकते, ये दोनों कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी ज़रूर दर्ज कराते हैं। किसी को जितना मर्जी आप दीवार के साथ लगाने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं ऊपर वाला अपना इंसाफ कर देता है और अंत में सत्य की जीत होती है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज और कल 2 दिन कांग्रेस गुजरात में इकट्ठा हो रही है। राहुल गांधी गुजरात पहुंच गए होंगे अब तक या पहुंचने वाले होंगे इन 2 दिन के अधिवेशन के लिए। गुजरात किसकी धरती? गुजरात महात्मा गांधी की धरती। गुजरात महात्मा गांधी की जन्मस्थली, सरदार पटेल की जन्मस्थली। महात्मा गांधी का मूल मंत्र अहिंसा और सत्य। सच के साथ खड़े रहो, महात्मा गांधी का कहना था, सच के साथ खड़े रहो तो आपको कोई ताकत हरा नहीं सकती। और सच अंत में सामने आता ही आता है, उसको झूठ जितना मर्जी दबाने की कोशिश करें। ये बात आज राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं महात्मा गांधी की ज़मीन पर, महात्मा गांधी की जन्मभूमि पर। वही सत्य की लड़ाई का नारा लेकर, मोहब्बत प्यार का नारा लेकर, और ठीक उनके गुजरात पहुंचने से पहले कुदरत ने अपना न्याय किया और राहुल गांधी को एक ऐसा मौका मिला है कि इस देश में जो अंधभक्तों की पूरी फौज फैली हुई है, पूरी गैंग्स है, फौज नहीं बोलूँगा, माफ़ कीजिएगा, फौज शब्द बहुत रेपुटेड है। ये जो अंधभक्तों की गैंग्स हैं, ये इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी अगर राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब हो गए। कल पुणे की एक अदालत ने राहुल गांधी को वो मौका दिया है और इस मौके के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अंधभक्त कहाँ मुंह छुपाएंगे। आपको याद है, पुणे की अदालत में राहुल गांधी पर एक मानहानि का मुकदमा चल रहा है। वो मानहानि का मुकदमा क्या है? सावरकर के पोते ने, सत्याग्रही सावरकर ने, और आरोप है राहुल गांधी पर कि उन्होंने विदेशी धरती पर जाकर सावरकर की मानहानि की है, गलत फैक्ट्स सावरकर के बारे में बताए हैं। इस केस में अगर राहुल गांधी को सजा होती है तो इसमें भी 2 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में फाइन भी हो सकता है। यानी फिर से एक बार उनकी सांसदी हड़पने की कोशिश की जा रही है। फिर राहुल गांधी ने एक एप्लीकेशन लगाई इस अदालत में 18 फरवरी 2025 को, जिसमें राहुल गांधी ने अदालत से गुजारिश की कि ये जो मामला है इसे समरी ट्रायल से बदलकर समन ट्रायल में तब्दील कर दिया जाए। समरी ट्रायल में सिर्फ आरोप लगते हैं और आरोपी को जवाब देना होता है और जिसने आरोप लगाया उसने अपनी बात रखनी होती है। लेकिन समन ट्रायल में जो आरोपी होता है वो अपने फैक्ट्स रख सकता है कि उसने जो बात बोली है उसके जो सबूत है वो पेश कर सकता है, और साथ ही साथ जिसने उन पर मामला दर्ज किया है या मानहानि का केस किया है उनको और उनके विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ये राहुल गांधी मांग कर रहे थे, लेकिन इसके खिलाफ तुरंत सत्याग्रही ने अदालत में जो है याचिका दायर कर दी कि राहुल गांधी को इसकी इजाज़त ना दी जाए। उसके अलावा बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन लोगों को, उन अंधभक्तों को, उन संघ के लोगों को या सावरकर के जो भक्त हैं या प्रेजेंट रिजीम के जो भक्त हैं, उनको लगता है कि अगर अदालत ने कह दिया कि मामला को जो है वो समन ट्रायल में बदला जाए और इससे जुड़े सबूत रखे जाए तो सावरकर की सारी हकीकत खुल जाएगी। क्योंकि हिस्टोरिकली तो जो प्रूफ हैं सावरकर के, वो देशभक्त के तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो सबूत ज़रूर हैं जो लिखे हुए हैं कि कब कब सावरकर ने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी और कब उन्हें पेंशन मिली। पुणे की उस अदालत ने राहुल गांधी की इस याचिका को स्वीकार कर लिया
देखिए, गांधी की धरती पे जाने से पहले सावरकर का जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है उसको अदालत के पटल पर रखने की परमिशन मिलती है राहुल गांधी को। पुणे की अदालत के जो स्पेशल जज हैं अमोल शिंदे, देखिए उन्होंने क्या लिखा। इंग्लिश में लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर उसको हिंदी में आपको समझाऊंगा कि इन द प्रेजेंट केस अक्यूज्ड इज क्लेमिंग एंड रेज्ड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट्स एज वेल एज लॉ which are complex in nature. The accused also raised certain issues which will be determined as historical facts. Therefore, in my view, it is undesirable to try this case as summary trial, because in summary trial detailed evidence and cross-examination is not taken. In this case, accused has to lead detailed evidence and has to cross-examine the witness of the complainant thoroughly. The judge noted in order. यानी इसमें जज साहब ने साफ शब्दों में कहा है कि जो समरी ट्रायल है उसमें जो है मौका नहीं मिलता है जिस पे एक्यूजेशन है कि वो डिटेल एविडेंस रख सके और अपनी बात को पुख्ता तौर पे साबित कर सके। जबकि इस केस में जो एक्यूज है यानी राहुल गांधी है, उनके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी डिटेल हिस्टोरिकल फैक्ट्स सामने आना ज़रूरी है, और साथ ही अक्यूज यानी राहुल गांधी का उन डिटेल एविडेंस को रखना और साथ में क्रॉस एग्जामिनेशन जो विटनेस है कंप्लेनेंट के, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करना भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए अदालत ने ये समरी ट्रायल को समन ट्रायल में बदलने के आदेश दे दिए। ये हुआ है सत्याकी सावरकर, द ग्रैंडसन ऑफ सावरकर के दर्ज मामले में। आपको एक चीज़ और बता दूं कि मामले की थोड़ी सी बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि सत्याकी ने आरोप लगाया राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी ने उनके दादा के जो है वो खिलाफ डेफामेटरी जो है स्पीच दी, और ये स्पीच कहाँ दी, डेफामेटरी कंप्लेंट असर्ट दैट गांधी जो है लगातार सावरकर पर अलग अलग मौक़ों पर डेफामेटरी स्पीचेस देते हैं। और जो इस मामले का अभी इस मामले में जिक्र किया गया है वो मार्च 2023 का है, जब राहुल गांधी ने ओवरसीज़ कांग्रेस के एक फंक्शन में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में सावरकर के बारे में कुछ बातें कही थी, जिसको सत्याकी मानते हैं कि ये इंटेंशनली सावरकर का अपमान किया गया था। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि जो भी उन्होंने बातें कही है वो उस पर आधारित थी जो फैक्ट्स हैं, जो रिटन में फैक्ट्स हैं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जो रिटन में नहीं है, जो इतिहास में दर्ज नहीं है। अब राहुल गांधी वही फैक्ट्स अदालत के सामने रखना की इजाज़त मांग रहे थे, अदालत ने दे दी। अब अदालत के सामने अगर राहुल गांधी और उनके वकील, उनकी टीम इस सावरकर के सही फैक्ट्स जो राहुल गांधी ने कहा अगर सही फैक्ट पेश करने में कामयाब हो गई, तो आप ये मान के चलिए जिन जिन फैक्ट्स को अभी ये अंधभक्त डिनाई करते थे, सावरकर को वीर सावरकर और इस देश का फ्रीडम फाइटर बताते थे, सबसे बड़ा फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं, वो सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी। क्योंकि ये अदालत की पटल पर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं चलता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अंधभक्तों के दिमाग में या उनके मोबाइल पर डाला जा सकता है, लेकिन अदालत के पटल पर पुख्ता सबूत, रिटन सबूत रखे जाते हैं, फैक्ट्स रखे जाते हैं। और एक बार अदालत में ये फैक्ट्स दर्ज हो गए तो आज की डेट में भी कानूनन तौर पर वो दर्ज मान ली जाएंगे, अगर अदालत उन्हें एक्सेप्ट करती है तो। इस सारे प्रोसेस में अब जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और उनकी टीम भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सावरकर से जुड़े जितने रिटन फैक्ट्स है वो सब वो अदालत में रखेंगे, और उसके लिए हो सकता है राहुल गांधी को बहुत से डॉक्यूमेंट्स सरकार से आरटीआई के थ्रू या किसी और थ्रू लेने पड़े, और सरकार डिनाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर सरकार डिनाई करेगी तो वही चीज़ राहुल गांधी अदालत में रखेंगे कि ये डॉक्यूमेंट को सरकार ने ये जवाब दिया है, ये उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए जो भी रिटर्न में है, जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, जिन्हें छुपाया जा रहा है सावरकर के बारे में, वो सारे दस्तावेज
अब अदालत में पेश होंगे। अदालत में पेश होंगे तो यानी पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के सामने सच्चाई आ जाएगी कि सच में सावरकर ने पेंशन ली थी या नहीं ली थी, सच में सावरकर स्वतंत्रता सेनानी थे या नहीं थे, सच में सावरकर ने माफ़ीनामा लिखा था कि नहीं लिखा था। ये सारी सच्चाइयाँ सामने आएंगी। और राहुल गांधी, वैसे मैंने देखा नहीं अब तक कि राहुल गांधी जो बात बोलते हैं वो बिना तथ्यों के बोलते हों। उनके पास तथ्य होते हैं, बस एक वो मोदी सरनेम वाले मामले में थोड़ा बोलने के स्टाइल में, यानी जो वाक्य बनाने में थोड़ी सी उनसे गड़बड़ हो गई थी, जो उनको नुकसान पहुंचा गई। वरना वो जनरल कही हुई बात थी, लेकिन वो एक नेता है, विपक्ष के नेता हैं, मंच से उन्होंने ये बात बोली थी। लेकिन यहाँ तो वो फैक्ट्स रखने की बात कर रहे हैं। उस मामले में कोई फैक्ट्स नहीं रख सकते थे, इस मामले में फैक्ट्स रखने की बात है। अब सोचिए, सावरकर के पोते, सावरकर के पुजारी, सावरकर को इस देश का सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले, गांधी से भी बड़ा स्वतंत्रता सेनानी बताने वाले संघ के लोग, बीजेपी के लोग, अंधभक्त, ये सब कहाँ मुंह छुपाएंगे अगर ये सच्चाई जब सामने आएगी तो। इसलिए मैंने कहा कि सत्य की जीत होगी। जो गांधी जी कहते थे उसका जो है ना सच्चा सबूत ये मिलता है कि राहुल गांधी की धरती की तरफ जा रहे हैं अभी, और उससे पहले उन्हें अपना सच साबित करने का मौका मिल जाता है। इसे आप कोइंसिडेंस कहिए, इत्तेफाक जिसको कहते हैं, या कुछ भी कहिए, पर मैं ये मानता हूँ कि सच ज़्यादा दिन दब नहीं सकता, और ऊपर वाला देखता ज़रूर है कि किसके साथ क्या हो रहा है, और उस ऊपर वाला सही वक्त पर सही इंसाफ ज़रूर करता है। और इस मामले में तो ये होने के बाद मुझे और ज़्यादा विश्वास हो गया है कि ये बात सही है कि ऊपर वाला इंसाफ करता है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, देर है अंधेर नहीं है जो कहते हैं ना। क्योंकि राहुल गांधी को इतना बड़ा मौका दिया है ऊपर वाले ने अदालत के ज़रिए, मुझे लगता है अब राहुल गांधी भी इस मौके को पूरा भुनाना चाहेंगे। अब जब वो गुजरात पहुंच चुके होंगे, जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक पहुंच भी गए हों, ये जो गुजरात 2 दिन का अधिवेशन है, जिस मकसद से राहुल गांधी और कांग्रेस ने ये बुलाया है गुजरात में 61 साल बाद, वो मकसद में अब और गर्मजोशी आएगी। याद है आपको, राहुल गांधी ने इसी गुजरात में क्या कहा था? पहली बार राहुल गांधी क्या पहली बार किसी कांग्रेस के नेता ने ये माना था पब्लिकली कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल हैं और उन्हें बाहर करने की ज़रूरत है। ये एक बार फिर से सुनिए। अभी यहाँ पे बैठे हुए सब लोग मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है, और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन 2 को क्लियरली अलग नहीं किया, नंबर आहे की तुमचा? तब तक गुजरात की जनता हो हम में बिलीव नहीं कर सकती है। अब राहुल गांधी ने गुजरात में बहुत सोच समझ के ये बात बोली थी, और गुजरात को 61 साल बाद कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के नदीमचा असतो, नदीम आहे ना क्योंकि राहुल गांधी का इसका कांग्रेस का क्या मकसद था गुजरात को चुनने का, इसका डिटेल वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा कारण गुजरात चुनने का ये है कि इस देश में पिछले 14 साल से, मैं 14 साल से कह रहा हूँ, 2010 के बाद से मान लीजिए, अब 2011 के बाद से, जब से वो अन्ना आंदोलन का वो सब शुरू हुआ था,
तब से इस देश को एक चीज लगातार बेची जा रही है, वो है गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। राहुल गांधी को लगता है कि सबसे पहले इस गुजरात मॉडल की जो हवा बना रखी है, सबसे पहले इसी गुब्बारे को पंचर करना बहुत जरूरी है। देश को मोदी शाह मॉडल की बजाय गांधी पटेल मॉडल दिखाना जरूरी है, इसलिए गुजरात से बेहतर कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस ये दिखाना चाहती है पूरे देश को, जो गुजरात मॉडल 1995 से लेकर अब तक देश को बेचा जा रहा है। दरअसल गुजरात के अंदर लोग इससे ऊब चुके हैं, इससे पक चुके हैं। लोग रास्ता चाहते हैं, एक अल्टरनेट चाहते हैं लोग। अब क्योंकि पहले डेवलपमेंट का मॉडल देती थी बीजेपी, अब तो पिछले कई सालों से गुजरात में डर का मॉडल है। बाय हुक और क्रुक बीजेपी वहाँ हर लोगों के दिल में ये डर बिठा चुकी है कि चुनना तो आपको बीजेपी को ही पड़ेगा, वरना नुकसान होगा। लोग इस डर से बाहर आना चाहते हैं, मौका नहीं मिल रहा उन्हें, कोई सही अल्टरनेट नहीं मिल रहा। 2019 में मिला था, 2017 में माफ कीजिएगा, जब कांग्रेस 77 सीटों तक पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने अपना वही तरीका अपनाया और सबसे पहले कांग्रेस को ही तोड़ा। पिछले 7-8 साल में तकरीबन 45 कांग्रेस के नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं, जिसमें वो नेता भी शामिल हैं जिनकी वजह से 2017 में कांग्रेस ने इतनी नज़दीकी फाइट दी थी। सिर्फ 20 सीट का फर्क रह गया था, 20 या 22 सीट का। हार्दिक पटेल और कल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी अभी भी टिके हुए हैं। तो ये जब कमजोरियां दिख रही हैं तो राहुल गांधी सबसे पहले यहीं पर पंचर करना चाहते हैं बीजेपी की इस हवा को, और गांधी की धरती से, पटेल की धरती से गांधी पटेल का मॉडल इस युवा पीढ़ी को, आज की इस युवा पीढ़ी को दिखाना चाहती है कि दरअसल मोदी शाह भारत का मॉडल नहीं है, भारत का मॉडल गांधी पटेल नेहरू मॉडल है, जिस मॉडल पे चलकर ये देश यहाँ तक पहुँचा है और आगे भी इस देश को दुनिया में सबसे बड़ी ताकत की तरफ बढ़ाना है। तो वही गांधी नेहरू पटेल मॉडल ही काम आएगा। ये मॉडल काम नहीं आएगा कि तू मुसलमान है तो तुझे यहाँ जाना है, यहाँ नहीं है, तू ईसाई है तो तुझे ये नहीं कर सकता, तू सिख है तो ये नहीं कर सकता। हिंदूवाद के नाम पर गुंडागर्दी वाला मॉडल इस देश को नहीं चलेगा, इसलिए गुजरात चुना है। ये लड़ाई लंबी है, ये राहुल गांधी भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है, लेकिन एक शुरुआत अगर सही नोट पे हो तो बड़ी से बड़ी लड़ाई का अंजाम मन मुताबिक हो सकता है। नमस्कार।